जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट टाइम रहेगा ये आर्मी अग्निवीर का पेपर जो मैंने यूट्यूब पर पहली बार लॉन्च करा है। इससे पहले इंडियन आर्मी के लिए आता था, अभी भी इंडियन आर्मी के लिए ही है, लेकिन अब आपका नाम चेंज हो चुका है, कुछ प्लान पॉलिसी चेंज हो चुका है, इसलिए अग्निवीर आ चुका है। तो अग्निवीर के लिए पहला पेपर आपके सामने में है। तो इस पेपर में देख लीजिए, जो भी आपका सिलेबस है उसमें अभी तक कोई भी चेंजिंग नहीं है, लेकिन अब जो पेपर आएगा अग्निवीर का वो आपको सारे करने होंगे, क्योंकि मैं इसमें अब सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा मैं इंक्लूड करूंगा। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने, सरकार ने अगर इस पर ध्यान दिया है, इसके पेपर में भी कुछ ना कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेगा। इसीलिए जो मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको 100% करना है और विश्वास करके चलना है कि वन प्लस डिफेंस एकेडमी आपके लिए बेहतर से बेहतर आपके क्लास आपके सामने में लाएगा। और भी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो पेपर रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और इस चैनल पर, इस यूट्यूब पर अगर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी और लाइक भी करना आप लोगों के लिए बनता है, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लेकिन अगर आप आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में वन प्लस डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन होना ही चाहिए, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वो आपको डाउनलोड कर लेना है आपको, और इसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा, बिम्बिसार का दूसरा नाम क्या था। आप देखिए, बिम्बिसार जो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी था। तो वो दूसरा नाम क्या था वो आपके 4 ऑप्शन में से ढूंढना है और आपको आंसर करना है। तो इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन है। पहला है श्रेणिका, एकरार्टी और सर्वक्ष तंत्रक और शालीमल। यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए और इसको गौर से देख लीजिए और आपका आंसर क्या है। अगर नहीं पता है तो आपको इसका आंसर अपने नोटबुक में नोट करके सेव करके और इसको दोहराना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि श्रेणिका है। यानी बिम्बिसार का दूसरा नाम क्या था, श्रेणिका था। तो जिन बच्चों ने, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका आंसर यहाँ पर 100% करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अब देखिए, फुटबॉल से संबंधित जो है ट्रॉफी, इसमें से कौन सा है। यानी कि आपको स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन है, पहला है मुंबई गोल्ड कप, एवरेस्ट कप, मर्डेका कप और वीसीसी कप है। यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि बी नहीं सी है, जो कि मर्डेका कप आपके लिए आंसर यहाँ पर है। तो मर्डेका कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लंदन किसकी राजधानी है। लंदन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर इटली। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चारों में से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे बच्चों ने चुना होगा कि इंग्लैंड की जो राजधानी है वो क्या है, लंदन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संसद में सामान्य नीति के मामलों पर सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन होता है। यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है। यहाँ पर 4 में से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। तो यानी देखिए, इसमें से तो आपका आंसर एक ही होगा, लेकिन इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि संसद में सामान्य नीति का जो मामलों का जो सरकार के जो मुख्य प्रवक्ता होते हैं, जो मुख्य जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं। क्या स्पीकर होता है,
या फिर प्रधानमंत्री होता है, या फिर संसदीय मामला के मंत्री होते हैं, या फिर गृह मंत्री होता है? कौन होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। सामान्य नीतियों के मामलों के प्रवक्ता कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना मुख्य रूप से किसके लिए किया था? यानी कि दीन ए इलाही जो स्थापना किया गया था वो क्यों किया गया था, किस लिए किया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है और इसका जो बेस्ट आंसर है, जो सही आंसर है, वो आपको चुनना है। पहला ऑप्शन में दिया गया है एक ऐसा धर्म यानी कि राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करने हैं जो कि मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए स्वीकार्य हो, यानी कि ऐसा धर्म जो हिंदू भी उसको माने और मुस्लिम भी उसको माने। क्या दीन इलाही वही है? या फिर एक धार्मिक संस्थान बनाना, यानी दीन इलाही स्थापना करके धार्मिक संस्थान बनाना था, या फिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद को समाप्त करना, यानी कि जो हिंदू और मुसलमान थे दोनों के बीच जो मतभेद था उसको ख़त्म करना था, इसलिए स्थापना किया गया था दीन इलाही का, या फिर नक्सलीय और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक ऐसा धर्म यानी कि राष्ट्रीय धर्म स्थापना करना था जो कि मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए स्वीकार्य होता, दोनों धर्म को मानते, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन में क्या होता है? क्या आयतन बढ़ जाता है या घट जाता है, या आयतन और द्रव्यमान दोनों घटते हैं, या फिर द्रव्यमान बढ़ने पर मात्रा घट जाती है? क्या होगा इसका आंसर? आप देख लीजिए, गौर कर लीजिए। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, अपना आप आंसर मैच कर लीजिए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्या होता है, आयतन घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि जब बर्फ़ पिघलता है तो क्या होता है, ये पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ़ पिघलने पर पानी बन जाता है। और बर्फ़ का जो घनत्व होता है, क्या होता है, बर्फ़ का घनत्व जो होता है वो क्या होता है, पानी से कम होता है। क्या कहता है? पानी से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व क्या होता है? पानी से कम होता है। कम जब होता है इसीलिए क्या होता है, उसका आयतन घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युतीय धारिता का मात्रक क्या है? आप देखिए, विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। आप एग्जाम में एसआई मात्रक से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी बेसिक और मेन है आपको एसआई मात्रक भी याद करके जाना है। यानी कि आपके पास जो भी जीके का बुक होगा उसमें कहीं ना कहीं एक साथ आपको एसआई मात्रक दिया होगा, उसको आपको याद करके चलना है एग्जाम में। देखिए, विद्युतीय धारिता का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर जो आपके सामने में 4 ऑप्शन है, ओम है, फैराड है, लक्स है, या कैंडेला है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैराड। यानी फैराड जो क्या है, ये विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला जो मैं क्वेश्चन आपके सामने में है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यानी कि ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होता है, वो कितना होता है? यानी कि आप देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा है आपका आंसर वो देख लीजिए। और अगर इसको देखिए, कभी कभी इसमें मिस्टेक करने की संभावना होती है, गलती होने की संभावना होती है, इसको बढ़िया से इसको याद करके चलना है आपको। यानी कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.35 से 7.45 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? देखिए, ऐसा कौन सा है जो कॉमन एलिमेंट है जो कि सभी एसिड में पाया जाता है? क्या वो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, या फिर ऑक्सीजन है? तो यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि दिया गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक कॉमन एलिमेंट है सभी एसिडों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या है, सूरज की ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया के कारण यानी कि चलता रहता है? ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है, क्या है? अब यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा।
इसमें से आंसर आपको सही से देना है। फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन या फिर परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन या किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, जो कि परमाणु संलयन है, फ्यूज़न है। अब यहाँ पर मिस्टेक मत करना, न्यूक्लियर फ्यूजन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ जाइए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया गया है कि MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ है आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, या फिर प्रेजेंटेशन है, या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको तीनों में से कोई नहीं है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम MS एक्सेल को यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही कहा जाता है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर से है। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक शामिल है, यानी कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि इसमें हार्डवेयर है। क्या प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, या फिर अगर तीनों हार्डवेयर है तो आप ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं। तो यानी कि अब देख लीजिए, प्रिंटर भी, कीबोर्ड भी और माउस भी क्या होता है, हार्डवेयर ही होता है। क्या होता है, हार्डवेयर ही होता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सभी इसमें क्या है, हार्डवेयर है। अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोडेम किससे जुड़ा होता है। मोडेम किससे जुड़ा होता है, क्या ये प्रोसेसर से, मदरबोर्ड से, प्रिंटर से, या फिर फ़ोन लाइन से। तो मोडेम किससे जुड़ा होता है, ये एक फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है। मोडेम किससे जुड़ा होता है, एक फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है। तो यानी कि आप देखिए यहाँ पर जो आपके सामने जो भी क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन कंप्यूटर का ही था। तो कि कंप्यूटर जो है आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है, इसीलिए कंप्यूटर के भी आपको सारे क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमारे से ई बुक ले सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के लिए बेस्ट है, या फिर आप मार्केट में जो आपको बेस्ट बुक लग रहा है वो आप ले सकते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में आपको जितने सारे क्वेश्चन पूछे उसको आपको 100% आपको आंसर करके आना है। ये आपके लिए बोनस पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे आ जाइए। नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप कौन सा है, क्या लैन है, मैन है, वैन है, या फिर डैन है। तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सबसे छोटा में ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लैन हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि लैन का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर मेमोरी को किस में मापा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को किस में मापा जाता है, क्या किलोबाइट में, टेराबाइट में, या फिर गीगाबाइट में, या फिर मेगाबाइट में। यानी कि अब जो कंप्यूटर को मेमोरी मापा जाता है, पहले इसका आंसर देख लीजिए। पहले इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा गीगाबाइट। अभी गीगाबाइट यानी कि जीबी में, क्या होता है, जीबी में मापा जाता है। कभी कभी देखो टेराबाइट में भी हम लोग मापते हैं, टीबी में भी मापते हैं, ठीक है, और जीबी में मापते हैं। लेकिन जो चलन है अभी वो जीबी में है, इसलिए आपका आंसर अभी जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो आपका मैथ से है वो देख लीजिए। मैथ का क्वेश्चन पहले बना लीजिए और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा। तब तक मैं भी आपको सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो भी आपको देख के चलने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सिग्नल को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है। जब यहाँ पर अगर रेल वाला क्वेश्चन में अगर गाड़ी की लंबाई पूछे या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, तो वो हमेशा आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर दूरी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, दूरी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में 3 ही चीज़ आता है, या दूरी आता है, दूरी यानी कि डिस्टेंस, एक आता है चाल आता है, चाल यानी कि स्पीड, एक आता है आपका समय आता है, समय यानी कि क्या आता है, एस यानी कि मतलब टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है। अब आपको यहाँ पर पता है स्पीड, पता है स्पीड कितना है, चाल कितना है, यानी चाल यानी कि स्पीड कितना दिया गया है आपको, तो 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। और आपको यहाँ दिया गया है समय दिया गया है, यानी कि टाइम दिया गया है, कितना दिया गया टाइम, तो 6 सेकंड दिया गया है। अब आपको दूरी पूछ रहा है ना, ट्रेन की लंबाई। जब ट्रेन की लंबाई पूछे तो यानी कि वो आपको दूरी पूछ रहा है, यानी आपको पूछ रहा है दूरी यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है आपको। इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, क्या होता है, चाल गुना में समय होता है।
अब यहाँ पर दिया गया है, चाल दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर मीटर में है और ये आपका सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करिएगा आप लोग, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। यह आपका मीटर पर सेकंड बन गया और समय दिया गया है 6 सेकंड, तो इसको 6 से और गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 18 दूना में 36, 5 दूना में 10 और 6 से गुना करेंगे तो 60 मीटर हो जाएगा आपका ट्रेन का लंबाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो मैं समझाया हूँ तो इतना टाइम लगा है, लेकिन आपको पता होगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, और अगर सीख गए होंगे तो बड़ा टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको लंबा तरीके से यहाँ बताया हूँ, चूँकि बेसिक कंसेप्ट है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आप इसी फार्मूला से आप चाल का भी निकाल सकते हैं फार्मूला, और समय का भी निकाल सकते हैं फार्मूला। ठीक है, इसमें 3 ही फार्मूला लगते हैं, बाद बाकी क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना होता है। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपका 3x - 1 = 20, तो x - 1 का मान कितना होगा। यानी दिया गया है आपको 3x - 1 बराबर में 20 दिया गया है, 20 दिया गया है। आपको इसका वैल्यू पता करना है, तो पहले आपको x का वैल्यू पता करना है। देखिए 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 20। आपको इसको इस तरफ लेके आना है, तो अभी ये माइनस में है, इस तरफ किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 3 × 7 = 21, यानी कि x बराबर में कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए x बराबर में 7 हो गया, तो पूछ रहा है x - 1 का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू तो निकल गया, आपको 7 निकल गया, तो 7 में से 1 कम कर दीजिए, यानी कि 6 निकल गया, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस इसमें समझने की बात है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में तथा ए और सी उसे यानी कि उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। अब यहाँ देख लीजिए, अब ए, बी और सी जब मिलकर काम करता है तो 10 दिन लगता है, और उसी काम को ए और सी काम करता है तो 15 दिन लगता है। तो यहाँ पूछ रहा है जो बी जो काम करेगा उसको कितना दिन लगेगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए जब आपको 2 एलिमेंट दिया गया हो और एक का एलिमेंट का पता करना हो, तो आपको क्या करना है, v का निकालने के लिए आपको पहले क्या करना है, 10 गुना में 15 कर देना है, और 15 माइनस में 10 कर देना है। यानी कि 10 गुना में 15 तो यहाँ ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 तिया में 15 हो जाएगा, 10 तिया में 30, यानी कि बी अकेले काम करेगा, तो उसे कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन बनाने के लिए और भी तरीके हैं, आप जो तरीका बढ़िया लगे वो तरीका करिए, लेकिन मेरे तो आपको यही अच्छा लगता है। बाद बाकी ये भी तरीका अच्छा रहेगा कि ए बी सी काम करता है तो तीनों मिलकर इसका एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1/10, और यहाँ पर ए और सी का काम कितना है, 15 दिनों का काम है ना, तो उसको एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1/15 काम कर दीजिए। यानी कि अब जो भी निकल जाएगा वो आपको बी का काम निकल जाएगा, क्योंकि ये तीनों का काम है और यहाँ पर ये दोनों का काम है, तो तुम घटा दिए, तीनों में से 2 का घटा दिए तो 1 का निकल जाएगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही काम निकल जाएगा। बी का एक दिन का काम निकल जाएगा। जब बी का पूरा दिन का निकालना होगा तो इसको फ्रैक्शन को उल्टा दीजिएगा, तो वही आपका आंसर निकल जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका लंब 5 सेंटीमीटर है और आधार 12 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब यहाँ पर गौर से देख लीजिए, आपको कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है, तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला पता नहीं रहेगा तो कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फार्मूला आपका मस्ट है। देखिए फार्मूला इसका क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 गुना में आधार, यानी कि बेस गुना में लंब क्या होता है, हाइट होता है, यानी कि ऊंचाई बोले या फिर लंब बोलें। अब देखिए यहाँ पर 1/2 गुना में 12 गुना में 5। अब काट दिया यहाँ पर 2 छक्के 12, 6 पंचे 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, अगला दिया गया है आपका एक वृत्त की परिधि 28 मीटर है
इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है। यानी त्रिज्या यानी कि आपको पूछ रहा है रेडियस कितना होगा, क्या होगा, रेडियस कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि, यानी कि देखिए वृत्त की परिधि बोले, वृत्त की परिधि कितना दिया गया है, 88 मीटर दिया गया है, ठीक है। यानी कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सरकमफेरेंस दिया गया है। सरकमफेरेंस कितना दिया गया है आपका 88 मीटर, यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है, बराबर में 88 दिया गया आपको। तो 2 इंटू में पाई का वैल्यू बस बेटा 7 कर दीजिए, क्योंकि आपको आर यानी कि रेडियस आपको पूछा जा रहा है। रेडियस बराबर में 88 कर दीजिए, क्वेश्चन बटा में 1 कर दीजिए। अब जो करता है काटिए, जो नहीं करता है तो गुना करके लिख दीजिए। देखिए 22 दूना में 22 चौका में 88, 4 यहाँ पर हो गया। 22 से क्यों नहीं मैंने काट दिया, ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है। यहाँ से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 दूना में 4। अब देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, इसमें ऊपर 2 बचा, इसमें नीचे 7 बचा। तब आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्योंकि 1 से गुना करेंगे आर को तो आर ही रहेगा, और 7 गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 14। तो 14 मीटर क्या बन जाएगा, 14 मीटर बन जाएगा आपका रेडियस निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा वृत्त की परिधि का, जिसका परिधि 88 मीटर दिया गया है। क्लियर यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे आंसर करने से पहले ही आप लोग आंसर करिएगा। आगे है 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि उनकी शिक्षक की आयु, उसके शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाता है। यानी कि पहले 9 वर्ष था औसत आयु, अब यानी कि एक आदमी बढ़ गया, यानी कि 31 आदमी हो गया, तो अब औसत आयु कितना बन गया, 31 हो गया। तो शिक्षक की आयु वर्षों में कितना होगा। अब यहाँ पर गौर करिए, अब 30 छात्र का औसत आयु 9 वर्ष है, तो 30 छात्रों का कुल वजन कितना होगा। तो कुल वजन निकालने के लिए औसत को टोटल आदमी में गुना कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 30 गुना में 9 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अब देखिए, अब छात्र इसमें शिक्षक भी आ गए, तो कितने, एक लोग बढ़ गए हैं ना, यानी में कितना हो गया, 30 एक 31 लोग हो गया। अब 31 लोग हो गया, तब आदमी कितने, औसत कितने हो गए, 10 हो गया ना। तो इसका कुल वजन निकालने के लिए 10 से गुना करेंगे, यानी कि 310। अब एक बात गौर करिए यहाँ पर, अब जो वजन भरा है वो किसका भरा है, तो शिक्षक का भरा है ना। तो वही तो पूछ रहा है शिक्षक का वजन कितना था, तो 310 माइनस में 270 कर दीजिए, यानी कि 40 वर्ष निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, शिक्षक का वजन निकल जाएगा, आयु निकल जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर यहाँ पर है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप इस तरीके से जाइएगा। इसका शॉर्टकट फार्मूला भी है, लेकिन यहाँ पर फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप अगर सिंपल ऐसे रहे तो इसको ऐसे ही बनाना है। आपको सोचना है कि वजन बढ़े या फिर उम्र बढ़े, आयु बढ़े, तो क्यों बढ़ेगा, जो आया होगा उसीलिए बढ़ा होगा। क्यों घटता है वजन, क्योंकि गया होगा तभी घटा होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक ट्रांजिस्टर को 10% हानि पर इतना रुपया में बेच दिया, तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गया यानी कि एसपी, यानी कि आपका हानि है, यानी कि आपका ये लॉस है, लॉस प्रतिशत है, लॉस परसेंटेज है। अब यानी कि दिया गया है आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, आपको 450 दिया गया है, और यहाँ पर लॉस दिया गया है, कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। तो आप पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो आप याद कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस हो और लॉस परसेंटेज हो, तो सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस % होता है। जब प्रॉफिट होता है ना तो यहाँ प्लस कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस है 450 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस में 10, यानी कि 450 गुना में 100 बटा में 90, यानी कि 0 0 कट जाएगा, 9 पंचे 45, यानी कि 100 पंचे 500 रुपया क्या निकल जाएगा आपका, ये कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यही है, बस इसमें फार्मूला था। तो बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, ठीक है। रिपीट मैंने यहाँ पर करा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसको ऐसे ही करा होगा। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 20,000 का 20% कितना होगा, यानी 20,000 दिया गया यहाँ पर। तो 20,000 दिया, 20,000 को 20 बटा में 100 कर दीजिए, यानी 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2,000 दुना में 4,000 क्या निकल जाएगा, इसका 20% निकल जाएगा, कि जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है।
यहाँ क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा या 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। यानी देखो, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। याद कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तब। लेकिन जब मीटर पर सेकंड को इसमें चेंज करेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 चौका 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन में दिया गया है एक साइकिल के पहिए का व्यास दिया गया है 70 सेंटीमीटर। व्यास यानी कि डायमीटर यानी कि डायमीटर ये दिया गया है, डायमीटर यानी कि दिया गया है 70 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको डायमीटर को आपको बनाना है रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2, यानी कितना डायमीटर दिया गया है अपॉन में 2 कर दीजिए, यानी 70 बटा में कितना हो जाएगा 2, काट कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि रेडियस कितना हो गया 35 सेंटीमीटर हो गया। आपको निकालना है कि 720 चक्कर के लगाने पर उसको कितना दूरी उसने तय कर लेगा वो। यानी कि अब के पहले तो ये निकालना होगा कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है वो, उसके बाद 720 से गुना कर देंगे तो वही आपको 720 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में कितना तय करता है, यानी कि इसका क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है, यानी कि परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि याद करिए, जब इसको साइड का निकालना होगा तो परिधि निकाला जाता है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि कितना होता है, तो ये हो जाता है 2πr होता है। यानी कि देखो 2 इंटू में 22/7 कर लीजिए, r दिया गया है 35। ये तो एक बार में निकल जाएगा ना, इसको गुना कर दीजिए 720 से गुना कर दीजिए, तो कितना देर में यानी कितना चक्कर में 720 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा वही निकल जाएगा। डायरेक्टली यहाँ से काट लीजिए, मैंने यहाँ पर क्यों कर दिया, काटने में आपको आसानी मिलेगी। अब आपका आंसर दिया गया है मीटर में, लेकिन आपका ये सेंटीमीटर में है, तो आपको 100 से भाग लगा दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, ये मीटर में निकल जाएगा। अब कर लीजिए, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, 7 पंचे में 35 और 5 दूना में 10 और 2 और ये 2 कट गया, क्या बच गया आपका 22 गुना में 72 बच गया। अब दोनों गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 144 यानी कि कितना हो जाएगा 4 8 5 1, यानी कि 1584 निकल जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, तो अभी मैंने 25 क्वेश्चन कराया है आपको। मैंने उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और क्लास से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है, तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को भी आपको शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी आपको उनका हेल्प हो जाए। और अगर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर क्लर्क में आप 100% सिलेक्शन चाहते हो कि क्लर्क में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको इंग्लिश ज़रूर करना है। आपको इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, और इंग्लिश में थोड़ा सा भी डर लग रहा है या कहीं जाने में ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, तो आपके लिए इंग्लिश का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आपको मात्र 999 में इंग्लिश के सभी जो वीडियो है, जो भी सिलेबस है, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको इस क्लास को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। इसमें आपको वीडियो कोर्स भी मिलेंगे और लाइव क्लासेस मिलेंगे। स्टार्टिंग में आपको डेली एक क्लास मिल जाएंगे, बाद में आपको लाइव क्लास की संख्या बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आप एग्ज़ाम के लिए 100% प्रिपेयर हो जाएगा आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश के बिना जानते ही आप लोग भी जानते हैं कि इंग्लिश बिना कुछ नहीं हो सकता है। बाद बाकी और कोई क्वेरी बच जाता है तो आप मुझे इन नंबरों पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देखो, इतना है आपका अग्निवीर क्लर्क में सिलेबस में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर में क्या है, आर्टिकल, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, ये सारा कराया जाएगा, जो कि आप एग्जाम के लेवल में कराया जाएगा। साथ में टेंस, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और पैसे तो जानते ही हैं, ये सब सारा चीज़ कराया जाएगा। मात्र 999 में कराया जाता है। ठीक है, बाद बाकी क्लास ज्वाइन करने के लिए आप OnePlus डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ साथ में कोई क्वेरी है तो आप इस पर भी मुझे व्हाट्सएप करते हैं, और एप्लीकेशन का लिंक मैं डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद, जय भारत।